रूही बेसुध सी लेटी थी जब अचानक किसी की आहट पे उसने जबरदस्ती आंखें खोली। रूही ने जब आंखें खोल के देखा तो सामने ही सिम्मी का चेहरा नजर आया। सिम्मी रूही को घूर रही थी। रूही जानती थी उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन बिल्कुल खामोश थी। तभी अचानक पता नहीं रूही को क्या हुआ, रूही बुरी तरह रोने लगी। सिम्मी धीरे से रूही की कमर पे हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं रूही, जो तुझे मिला नहीं सोच वो तेरे लिए था ही नहीं, और जो तेरे लिए है वो तुझे मिलके रहेगा। ये बच्चे तेरे लिए थे ही नहीं। तू खुद सोच, जब आंटी को या और किसी को पता चलता तो लोग तेरे ऊपर कितने बुरे सवाल उठाते। कम से कम अब ऐसा तो नहीं होगा। और बस ये जो हुआ इसको बुरी याद समझ के भूल जा। ये सोच ना तू कभी कैलिफोर्निया गई थी और ना ही कभी तू डेमन से मिली थी। और ये प्रेगनेंसी भी भूल जा। आई नो बहुत मुश्किल होता है, पर मैं तुझे एकदम भूलने को नहीं कह रही, क्योंकि एकदम इंसान नहीं भूल पाता, पर तू कोशिश कर सकती है। चल अब आराम कर, सुबह तुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। रूही धीरे से बोली, मुझे अब दिल्ली में भी नहीं रहना है, मैं शिमला जाना चाहती हूँ, अपने पापा के घर, जहाँ मेरे पापा का घर था। रूही की बात सुन के सिम्मी धीरे से बोली, हाँ ठीक है, मैं भी शिमला शिफ्ट होने की सोच रही हूँ। आंटी से बात करेंगे कल घर जाके, अभी तू फिक्र मत कर, बस सो जा। रूही ने नम आंखों से सिम्मी को देखा और अपनी आंखें कस के बंद करके लेट गई। सिम्मी भी बाहर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ डेमन हंसते हुए बोला, यस ऑन ऑफ कोर्स सिम्मी, तुम्हारी दोस्त अब मुझसे दूर भागेगी ही, और मैं इसको सिर्फ और सिर्फ मौत दूंगा। उसके अलावा इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आई नो उसके ही लायक है। आई हेट हर। डेमन हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। इस वक्त डेमन ने ब्लैक हुडी पहनी थी और उसके चेहरे पे ब्लैक मास्क लगा था। डेमन किसी खूंखार शेर की तरह सबको घूर रहा था, जैसे वो अपनी नीली आंखों से सब कुछ खत्म कर देना चाहता हो। डेमन ने चारों तरफ देखा और हॉस्पिटल के अंदर घुस गया। अंदर रूही सो रही थी। डेमन ने रूही के पीले पड़ते चेहरे को देखा और अचानक ही उसके पेट पे जोर से हाथ रख दिया। रूही जो पहले से दर्द से तड़प रही थी, अचानक ही दर्द से उठ गई। रही अपना पेट पकड़ के बैठ गई, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। तभी रूही को अपने साइड में किसी की आहट सुनाई दी। कोई बहुत धीरे से रूही के कान में कह रहा था, स्वीट हार्ट, मेरे बच्चों को मार के तुमने अच्छा नहीं किया, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। रूही जैसे वो आवाज सुन के सिहर गई। रूही ने पलट के देखा, तब भी कोई नहीं था। अब रूही डर से कांपने लगी थी, लेकिन तभी अचानक ही उसको किसी ने अपनी ओर खींचा था। रूही इससे पहले कुछ कह पाती। डेमन ने रूही होंठों को अपनी कैद में ले लिया। डेमन रूही को किस नहीं कर रहा था, बस ऐसा लग रहा था मानो वो उससे बदला ले रहा हो। रूही डेमन को धकेल रही थी, लेकिन डेमन की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिससे रूही हिल भी नहीं पा रही थी। डेमन रूही के बालों को कस के पकड़ के बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें, तुमने मेरी बिना इजाजत के मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। अब देखना तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम्हारी भी सबसे कीमती चीज तुमसे दूर होगी, सब कुछ तुमसे दूर होगा, एक एक चीज तुमसे दूर होगी। रूही कांपने लगी थी, लेकिन तभी रूही खुद को नॉर्मल करके डेमन की तरफ पलटी, और जैसे ही रूही ने गुस्से से अपना हाथ उठाया, डेमन ने रूही का नाजुक हाथ अपनी कैद में ले लिया और रूही को धकेल के खुद उसके ऊपर आ गया। डेमन ने रूही को लूज सी ड्रेस के अंदर अपने हाथ डाले और उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, भूल के भी भूल मत करना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा। तुम्हें खुद से नफरत हो जाएंगी। तुम्हारी ना तो इतनी हिम्मत और ना ही औकात। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करोगी? मुझसे पंगा लोगी? तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब तक तुमने मेरा प्यार देखा ना, अब तुम मेरी नफरत देखना। ये कह के डेमन ने रूही की गोरी गर्दन पे अपने दांत गड़ा दिए और गायब हो गया। रूही जो कसके आंखें बंद करी लेटी थी, अचानक डेमन के इस हमले से सिहर गई। डेमन जा चुका था। रूही पसीने में नहाई हुई थी। डेमन के सामने रूही चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में दब गई थी। रूही की सांस ऊपर नीचे होने लगी थी। रूही अपनी फूलती सांसों को कंट्रोल करके उठ बैठी और खुद को शांत करते हुए बोली, क्या मैंने कोई सपना देखा है, या फिर सच में वो यहाँ आया था? रूही का हाल खराब हो रहा था। रूही जितना खुद को रोकने को कोशिश कर रही थी, उतना ही कांप रही थी। क्या सच में वो यहाँ आया था? नहीं रूही, ये तेरा बुरा सपना था।
शायद मैंने कोई सपना देखा है। रूही खुद को झुठला रही थी, लेकिन उसको क्या पता था, जिसको सपना समझ रही थी वो असलियत थी। रूही खुद को शांत करके वापस बिस्तर पे लेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ना जाने कब डरते डरते उसकी आंख लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ डेमन बहुत दूर बैठा रूही को देख रहा था। सो जाओ, तुम्हें जितना सोना है, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी सुकून की रात होगी। अब तुम सिर्फ और सिर्फ तड़पोगी, और इतना तड़पोगी कि तुम्हें मौत भी नहीं मिलेंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। ये कहते हुए डेमन की आंखें लाल हो गई थीं। वहीं दूसरी तरफ महल में सब परेशान हो गए थे, क्योंकि डेमन कहीं नहीं भी था। तभी डेमन ने टेलीपैथी के जरिए महारानी क्रिस्टन को धीरे से कहा, महारानी जी, आपका बेटा मर नहीं गया है, जिंदा है, इसलिए मेरे लिए परेशान मत होना। मैं धरती के जिस भी कोने में हूँ, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अब कोई और ठीक बिल्कुल नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसका हाल वो होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कह के डेमन चुप हो गया तो महारानी जी ने सबको देखा, जहां सब पहले से ही महारानी जी के बोलने के इंतजार कर रहे थे। महारानी क्रिस्टन धीरे से बोली, गुरुजी, कल हमें इंडिया के लिए निकलेगा होगा। डेमन वही है और हम उसको रूही को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। महारानी की बात सुन के वहां खड़ा हर वैम्पायर परेशान ही गया। गुरुजी धीरे से बोले, महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? आप इंसानों के बीच जाना चाहती हैं? आपको हजारों साल इस महल में हो गए और अब अचानक आप कैसे उन इंसानों में रहेंगी? महारानी गहरा सांस लेके बोली, शायद अब बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयां लाने का वक्त हो गया है, और हम चाहते हैं आप शिमला का सबसे बड़ा घर खरीद लीजिए, क्योंकि शिमला में लोग ज्यादा नहीं हैं और हम वहीं रहने, और आप अलेक्स और लेनोरा भी हमारे साथ चलेंगे। कोई भी वहां अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं करेगा और सब इंसानी दुनिया में इंसान बन के रहेंगे। महारानी के कहने पे सबने सर झुका लिया। आखिर क्या होगा डेमन और रूही की जिंदगी में? क्या होगा जब इंसानी दुनिया में वैम्पायर रखेंगे कदम? अगले दिन उम्मीद के मुताबिक रूही को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर ने रूही को अपना खास ख्याल रखने के लिए कहा था। वहीं रूही के अंदर अभी भी एक अजीब सा डर था, ऐसा डर जिससे वो निकल ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी सिम्मी के सामने खुद पे काफी कंट्रोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिम्मी को भी अजीब सा डर लग रहा था, और ऊपर से उसको भी अलेक्स की बहुत याद आ रही थी। रूही धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फाइनली रूही का घर आ ही गया था। अपना घर देख के रूही की आंखों से आंसू आ गए। रूही खुद को शांत करते हुए बोली, कितने दिनों बाद मैं अपना घर देख रही हूँ। रूही आंसू साफ करती घर के अंदर चली गई थी। रूही ने जब डोर बेल पे हाथ रखा, दरवाजा उसकी माँ अनीता ने खोला। रूही को सामने देख के अनीता उसके गले लग गई। मेरी बच्ची कितने दिन बाद आई है? ऐसी कौन सी ट्रिप थी जो इतनी देर से पूरी नहीं हुई? और ये बता, कैसी है तू? और ये तेरा चेहरा ये कैसा पीला पड़ा हुआ है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू बहुत दर्द झेल के आई है? अनीता ने आते ही रूही से सवाल जवाब शुरू कर दिए थे। रूही घबराती हुई बोली, माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे अंदर तो आने दो। ऐसे ही बाहर खड़े खड़े सवाल जवाब करोगी? हाँ, अंदर आ। तुझे पता है, तुझे गए हुए 1 महीना गुजर गया और मैंने कैसे कैसे ये टाइम काटा, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और वहां जाकर तेरा सिम ही बदल गया। मैं फोन ही नहीं कर पाई। कम से कम तू तो अपनी माँ को याद कर सकती थी। अनीता गुस्से में बोली चली जा रही थी। तभी रूही उनके गले लगते हुए बोली, अब आप अंदर लेके चलेंगी भी मुझे? तभी पीछे से सिम्मी सामान घसीटते हुए अंदर आई। अरे आंटी, जल्दी से अपने हाथ का नाश्ता करा दो, मैं बहुत थक गई हूँ। चलो, और हाँ, आपसे एक जरूरी बात करनी है। जब सिम्मी ने जरूरी बात कही, रूही को अचानक डर लगने लगा, लेकिन तभी सिम्मी खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मेरा मतलब है कुछ और बात। अनीता जी दोनों को अंदर लेके आ गई थी। तुम दोनों भी, मैं दोनों की ही क्लास लूंगी, दोनों सही हो जाएंगी। अनीता ने जल्दी जल्दी दोनों के सामने आलू के पराठे करे। आलू के पराठे देख के रूही के मुंह में पानी आ गया, लेकिन तभी सिम्मी उसका हाथ झटकते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। सिम्मी के घूरने से उसको समझ आ गया। रूही को डॉक्टर ने अच्छी और हेल्दी चीजें खाने को बोली थी। रूही धीरे से बोली, माँ, आप मुझे जूस और फ्रूट्स दे दो।
रूही की बात सुन के जैसे अनीता पागल सी हो गई। ठीक भी हो तुम? कब से जूस और दूध पीने लगी? कब से फ्रूट्स खाने लगी? अनीता की बात सुन के सिम्मी धीरे से बोली, वो क्या है ना आंटी, रूही को कैलिफोर्निया जाके वहां का खाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने वहां जूस और फ्रूट्स पे गुजारा करा, और इसी वजह से अब उसको इन सब की आदत हो गई, और अब रूही को इसके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अनीता जी ने बेवकूफ़ी से रूही को देखा और फिर अजीब सी नजरों से देखते हुए बोली, ठीक है बेटा, खाओ खाओ, अच्छी बात है। रूही नाश्ता करके अनीता जी की हाथ पकड़ के बैठ गई और धीरे से बोली, माँ मुझे आपसे कुछ चाहिए, और आज और अभी चाहिए, आप देंगी ना? रूही की बात सुन के अनीता जी धीरे से बोली, क्या हुआ रूही बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ सब ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ हम आज पापा के शिमला वाले घर में चलें। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है और मैं शिमला जाना चाहती हूँ। रूही की बात पे अनीता जी धीरे से बोली, हाँ मेरे बच्चे, मेरा भी बहुत मन है, लेकिन क्या करूँ? ऐसे सब छोड़ के भी तो नहीं जाया जाता, और तू तो जानती है वो घर कब से बंद है, और जब खुलेगा तो कैसे खुलेगा? नहीं माँ, मुझे आज ही जाना है, रूही जिद करते हुए बोली। रूही की जिद देख के सिम्मी भी प्यार से बोली, आंटी रूही सही कह रही है, और मुझे भी आपका वो शिमला वाला घर देखना है। पहले तो मैंने सोचा था मैं आपके शिमला वाले घर शिफ्ट ही हो जाती हूँ ना, लेकिन अब मुझे लग रहा है आप दोनों अकेले रहोगे, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगी। अनीता जी पहले तो मानी नहीं, लेकिन फिर दोनों को जिद करता देख उन्हें मानना पड़ा। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने कपड़े पैक कर लो, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। अनीता की बात सुन के दोनों ही खुश हो गई। रूही खुश होते हुए बोली, जा सिम्मी, तू जल्दी से अपने घर से अपना सामान लेके आ जा, जल्दी से जा। सिम्मी भी भागते हुए अपनी घर की तरफ चली गई और रूही अपने कमरे में सामान पैक करने लगी, लेकिन अनीता जी की हालत अजीब सी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिमला के सबसे खूबसूरत इलाके में एक शानदार घर बना हुआ था। उस घर के आसपास बहुत खूबसूरत पेड़ थे और उस घर से चारों तरफ का नजारा दिखता था। वो घर देखने में ही इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे यहाँ कोई किस्मत वाला रहता होगा। उस घर की छत पे बहुत हैंडसम लड़का अपनी नीली आंखों से आसपास देख रहा था। ये कोई और नहीं, डेमन था। महारानी क्रिस्टन सबके साथ इंडिया आ गई थी और उन्होंने डेमन को भी बुला लिया था। डेमन ने पहले तो मना करा, लेकिन फिर अचानक उसको कुछ याद आया और वो डेविल स्माइल देते हुए बोला, बिल्कुल महारानी जी, आपका हुक्म भला कोई कैसे टालेगा? डेमन गुस्से से अपनी नीली आंखों से छत को घूरता हुआ बोला, वेलकम टू हेल बेबी। तुम्हें लगा तुम मुझसे बच के शिमला आ रही हो और डेमन बेचारा तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। कितनी स्मार्ट हो ना तुम, या कहूँ ओवर स्मार्ट हो। खैर जो भी हो, अब देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। वैसे भी तुमने शिमला आके बहुत बड़ी भूल कर दी। यहाँ तो तुम्हें खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जजिस को खेलने में बहुत मजा आने वाला है। डेमन बुरी तरह हंस रहा था। वहीं रूही शिमला के लिए निकल चुकी थी। रूही को लगा था अब डेमन पता नहीं लगा पाएगा वो गई कहाँ है, पर शायद वो गलत थी। क्या रूही बच पाएगी डेमन के वार से? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।